Hey everybody, welcome back to Neera Educo. This is Niranjana Upadhyay and the topic that we are going to discuss today in this video lecture is game theory. So what is game theory in international relation? Okay, क्या होता है खेल का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में? ठीक है, तो what is game theory? तो गेम थ्योरी बेसिकली इट्स अ डिसीजन मेकिंग थ्योरी. ओके, क्या है? यह है एक निर्णय निर्माण का सिद्धांत है. तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल का सिद्धांत क्या है? ये एक डिसीजन मेकिंग थ्योरी है. इट्स अ डिसीजन मेकिंग थ्योरी. सो क्या है? इट्स अ डिसीजन मेकिंग थ्योरी. ठीक है, निर्णय निर्माण का सिद्धांत है. लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका जो संबंध है वो हर तरीके के डिसीजन से नहीं है. इसका संबंध किससे है कि मतभेद की स्थिति में, ठीक है, मतभेद की स्थिति में, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में निर्णय किस प्रकार से लिया जाए इससे संबंधित है. कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मतभेद की स्थिति में, संघर्ष की स्थिति में, कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में किस प्रकार से निर्णय लिया जाए, ठीक है, इससे संबंधित है. अब कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष क्या हुआ कि दो अथवा दो से अधिक इकाई समूह का इस प्रकार से जुड़ना कि एक इकाई अथवा समूह का निर्णय दूसरे इकाई अथवा समूह को प्रभावित करता है. गेम में क्या होता है? गेम में दो प्रतिद्वंदी होते हैं जिसमें एक का जो निर्णय होता है, एक का जो स्टेप होता है, जो भी स्टेप वो लेगा उस स्टेप का जो असर है, प्रभाव है, वो दूसरे पर पड़ेगा. और सेम इसका जो स्टेप होगा, ठीक है, इसकी जो चाल होगी, इसका जो स्टेप होगा, इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा. अब इसको एक गेम के थ्रू समझते हैं, खेल के थ्रू समझते हैं. जैसे ये इसमें एक की जो चाल होगी, जो स्टेप होगा, वो इसके स्टेप पर निर्भर करता है. वो ये सोचता है कि ये क्या स्टेप लेने वाला है, ये क्या चाल चलने वाला है. ठीक है, ऐसे ही ये बी जो प्लेयर है वो भी ये सोचता है कि ए जो प्लेयर है, जो खिलाड़ी है, वो क्या स्टेप लेने वाला है. तो इनकी जो स्टेप है, इनकी जो चाल है, वो इससे प्रभावित हो रही है और इसकी जो चाल है, जो स्टेप है, वो इससे प्रभावित हो रही है. तो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं कि दूसरा जो अपोनेंट है, दूसरा जो प्रतिद्वंदी है, वो कौन सा स्टेप लेने वाला है, उसकी अगली चाल क्या होने वाली है. तो इसके स्टेप का प्रभाव इस पर पड़ता है. ठीक है, ऐसे ही इसके स्टेप का प्रभाव इस पर पड़ता है. अब गेम के कुछ रूल होते हैं. एक गेम कैसे खेला जाता है, वो क्रिकेट हो या चेस हो या फुटबॉल हो या कोई भी अन्य प्ले हो, उसको खेलने के लिए क्या होता है? पहला क्या होता है? अपोनेंट चाहिए होते हैं, यानी कि प्रतिद्वंदी चाहिए. दो प्लेयर होने चाहिए या फिर दो ग्रुप ऑफ प्लेयर होने चाहिए. खेल को खेलने के लिए कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं जिन पर वह खेल आधारित होता है. तीसरा होता है स्ट्रैटेजी. खेल को खेलने की कुछ स्ट्रैटेजी होती है, रणनीतियाँ होती हैं जिनको जो प्लेयर है वो खेलते समय अपनाते हैं. चौथा क्या होता है? फोर्थ होता है पे ऑफ. अब पे ऑफ माना, पे ऑफ में दो टीम में से, इनमें से कोई एक विनर होगा और कोई एक लूज़र होगा. जो विनर होगा उसको कुछ ना कुछ लाभ होगा, ठीक है, और जो लूज़र होगा उसको हानि होगी. ये होता है पे ऑफ, जिसमें एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है. अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये खेल का सिद्धांत कब अस्तित्व में आया. गेम थ्योरी सबसे पहले इसको मैथ्स में इस्तेमाल किया गया था. सबसे पहले इसका जो यूज़ है वो मैथमेटिक में किया गया था. ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक, इसको सबसे पहले मैथ्स में यूज़ किया गया था. फिर इसको सिस्टमेटिक तरीके से पहली बार ये पब्लिश हुआ था 1944 में जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गनस्टेइन की एक बुक के थ्रू. इस बुक का नाम है थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, जो कि पब्लिश हुई थी 1944 में जॉन वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गनस्टेइन ने.
अब गेम थ्योरी को सबसे पहले राजनीति में, जो सामान्य राजनीति है, जनरल जो पॉलिटिक्स है, उसमें यूज़ किया था डंकन लूकस ने, मार्टिन शुबिक ने, एनाटोल रेपोर्ट ने, ठीक है। लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे पहले यूज़ किया कौन से स्कॉलर्स ने? विलियम राइकर ने और थॉमस शेलिंग ने। 1950s और ये 60s का ये जो डिकेड है, जो दशक है, इस टाइम पे क्या चल रहा था? कोल्ड वॉर, ठीक है। ये कोल्ड वॉर चल रहा था यूएस और यूएसएसआर के बीच में, सोवियत के बीच में। तो इसी टाइम पे बहुत सारे जो यथार्थवादी थे, रियलिस्ट जो थिंकर्स थे, उन्होंने इस गेम थ्योरी को अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाया, ठीक है। अध्ययन का क्षेत्र बनाया, इस पर स्टडी करना शुरू किया था गेम थ्योरी पे इस पीरियड में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि गेम थ्योरी कितने टाइप्स की होती है। सो गेम थ्योरी 2 टाइप्स की होती है। ज़ीरो सम गेम, इसका क्या मतलब है कि इस गेम में क्या होता है? एक की पूर्णता हार होती है और दूसरे की पूर्णता जीत, ये निश्चित होती है। तो ज़ीरो सम गेम में क्या होता है? ज़ीरो सम गेम में जो ए है और जो बी है, उसमें एक की जीत निश्चित है, ठीक है। एक जो होगा वो विनर होगा और दूसरा जो होगा वो लूज़र होगा, ये निश्चित है। इसमें क्या है? एक की जीत दूसरे की हार के बराबर होती है, यानी एक की जीत जो है वो दूसरे की हार के बराबर होती है। एक जो है वो पूर्णतः जीतेगा और दूसरा जो है वो पूरी तरीके से हारेगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ए के पास सपोज 10 रुपीज़ हैं, ठीक है। ए के पास 10 रुपीज़ हैं और बी के पास भी 10 रुपीज़ हैं। अब गेम में बी जो है वो हार जाता है, ठीक है। बी जो है वो हार जाता है, लूज़ करता है। तो ए के पास कितने आ गए? ए के पास 20 रुपीज़ आ गए, ठीक है। अब ए जो है वो पूरी तरीके से जीत चुका है, ठीक है, और बी जो है वो पूरी तरीके से हार चुका है। तो इसमें क्या है? एक की जीत दूसरे के हार के बराबर होती है, ठीक है। एक जो है पूरी तरीके से जीतता है और दूसरा जो है पूरी तरीके से हारता है, ठीक है। इसमें एक की जीत पूरी तरीके से निश्चित होती है और दूसरे की हार पूरी तरीके से निश्चित होती है। अब इस गेम को, इस एग्जाम्पल को हम इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से समझते हैं कि इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कैसे उपयोग किया जाता है। इसमें सपोज एक कंट्री ए और कंट्री बी, ठीक है, इनके बीच में युद्ध होता है, इनके बीच में एक वॉर होता है और बी कंट्री जो है वो हार जाता है, बी कंट्री हार जाता है और कंट्री ए जो है वो जीत जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इसमें क्या होगा? अब इसमें पूरी तरीके से जो कंट्री ए है वो पूरी तरीके से जीत जाएगा, उसके बी के सारे जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उस पर सभी का जो है इस पर कब्जा हो जाएगा, ये पूरी तरीके से हार जाएगा और ए जो है वो पूरी तरीके से जीत जाएगा। यानी कि एक की जीत और दूसरे की पूरी तरीके से हार इस गेम में निश्चित होती है ज़ीरो सम गेम में। इसमें क्या बचता है? एक के पास 0 बचता है, ठीक है, एक के पास 0 बचता है और दूसरे के पास पूरा आ जाता है, ठीक है। ज़ीरो सम गेम ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसको 2 ज़ीरो सम गेम भी बोला जाता है, जिसमें 2 प्रतिद्वंदी होते हैं ये, और n ज़ीरो सम गेम भी। n ज़ीरो सम गेम में ग्रुप आ गए, ठीक है, n नंबर्स ऑफ ग्रुप आ गए, 2 ग्रुप के बीच में ये गेम होता है, ये वॉर होती है, ये प्ले होता है, ठीक है, और ये 2 कंट्रीज़ के बीच में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है नॉन ज़ीरो सम गेम। इसमें क्या होता है? दोनों एक ही समय में हार और जीत दोनों हो सकती है, मतलब दोनों एक ही समय में हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। एक की जीत दूसरे की हार नहीं हो सकती, यानी कि दोनों एक ही समय में हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझें तो ए जो है और बी,
ठीक है। ए के पास, ए जो है वो कपड़े का व्यापारी है और बी जो है वो उसके पास अनाज है, वो अनाज बेचता है। ठीक है। अब ए क्या करेगा, ए जो है वो बी से अनाज लेगा और बी जो है वो ए से कपड़े लेगा। तो इस तरीके से दोनों ने क्या की, अदला बदली की। ठीक है, अदला बदली की। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, ना ए का कोई घाटा हुआ और ना ही बी का कोई घाटा हुआ। ना ए की हार हुई और ना ही बी की हार हुई, दोनों को कुछ ना कुछ मिला है। तो इसमें ना तो किसी की हार हुई और ना ही किसी की जीत हुई। तो नॉन जीरो सम गेम में क्या होता है, ना तो कोई हारता है और ना ही पूरी तरीके से कोई जीतता है। ठीक है, दोनों हार भी सकते हैं और दोनों जीत भी सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ना तो किसी की हार हुई है और ना ही किसी की जीत हुई है। कि दोनों क्या करते हैं, सौदेबाजी करते हैं। इस सौदेबाजी में ना तो कोई हारता है और ना ही कोई जीतता है, दोनों को कुछ ना कुछ मिलता है। तो नॉन जीरो सम गेम को थॉमस शेलिंग ने सौदेबाजी की संज्ञा दी थी। ठीक है, इसको मिक्स्ड नैरेटिव गेम भी बोला जाता है। अब नॉन जीरो सम गेम को हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कंट्री ए और कंट्री बी, इनमें क्या होता है, आपस में व्यापार होता है। ठीक है, ट्रेड होता है, इन्वेस्टमेंट होता है एक दूसरे की कंट्रीज़ में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वो एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट करती है तो वहाँ के रिसोर्सेज को भी यूज़ करती है। तो इससे ए को बेनिफिट हुआ, बी को क्या बेनिफिट हुआ कि यहाँ के लोगों को जॉब्स वगैरह प्रोवाइड होती है। ठीक है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई होता है जॉब्स वगैरह मिलने से। तो इससे क्या हुआ, ना तो ए का कोई लॉस हुआ और ना ही बी का कोई लॉस हुआ, दोनों को कुछ ना कुछ मिला है। दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया है, सौदेबाजी की है। ठीक है, वस्तुओं का आदान प्रदान किया है। तो इससे ना ए कंट्री को कोई घाटा हुआ और ना ही बी कंट्री को कोई घाटा हुआ है। अब नॉन जीरो सम गेम जो है इसको भी दो तरीके से देखा जाता है। टू पर्सन नॉन जीरो सम गेम यानी दो कंट्रीज़ के बीच में, एन पर्सन नॉन जीरो सम गेम, एन पर्सन नॉन जीरो सम गेम यानी कि दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। ठीक है, दो संगठनों के बीच में ये गेम होता है, ये खेल होता है। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो बहुत ही मुख्य खेल माने गए हैं, एक है प्रिजनर्स डिलेमा, दूसरा है चिकन गेम। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रिजनर्स डिलेमा। अब क्या होता है ये प्रिजनर्स डिलेमा, यानी कि कैदी की दुविधा। क्या है ये कैदी की दुविधा, इसमें दो क्रिमिनल होते हैं, दोनों ने कोई क्राइम किया होता है। ठीक है, लेकिन पुलिस के पास पुख्ता एविडेंस नहीं होते इन दोनों को क्रिमिनल साबित करने के लिए। ठीक है, पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं होता कि इन दोनों को क्रिमिनल साबित कर सके, लेकिन क्राइम इन दोनों ने ही किया है। ठीक है, क्राइम इन दोनों ने ही किया है। तो ऐसे में पुलिस क्या करती है, इन दो को अलग अलग शेल्स में रखती है, अलग अलग जेल में रखती है और उनसे एक एक करके पूछताछ करती है। ठीक है, इन दोनों कैदियों से अलग अलग करके पूछताछ करती है। तो पुलिस सबसे पहले कैदी ए के पास जाती है, प्रिजनर ए के पास जाती है, पहले कैदी के पास जाती है और उसके सामने पहला ऑप्शन रखती है कि यदि वह अपना क्राइम जो है उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, उसको मान जाए, अपना जो क्राइम है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और दूसरा जो कैदी है अगर वो चुप रहता है, उस क्राइम को नहीं मानता। ठीक है, पहला ए जो है वो अपना क्राइम मान लेता है और बी जो है वो अपने क्राइम को नहीं मानता। तो ऐसे में ए जो कैदी है उसको फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको कोई सज़ा नहीं होगी, उसको ज़ीरो सज़ा होगी, उसको छोड़ दिया जाएगा। और इस केस में दूसरे कैदी को 10 साल की सज़ा दी जाएगी। ठीक है, ये हुआ पहला ऑप्शन जो पुलिस कैदी ए को देती है। फिर दूसरा ऑप्शन पुलिस जो देती है वो कहती है कि यदि तुम चुप रहते हो, ठीक है, यदि तुम चुप रहते हो और तुम कुछ नहीं कहते और तुम्हारा जो साथी है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, अपने क्राइम को मान लेता है,
तो उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, उसको फ्री कर दिया जाएगा और तुम्हें जो है वो 10 साल की सज़ा दी जाएगी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन पुलिस कैदी ए को देती है कि यदि तुम भी अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेते हो और बी भी अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेता है तो इस केस में दोनों को 5-5 साल की सज़ा होगी, ठीक है। और चौथा ऑप्शन पुलिस देती है कि यदि तुम भी एक्सेप्ट नहीं करते और वो भी एक्सेप्ट नहीं करता, यार मतलब कि ए जो है वो भी अपने क्राइम को एक्सेप्ट नहीं करता और बी भी अपने क्राइम को एक्सेप्ट नहीं करता, तो इस केस में दोनों को 1-1 साल की सज़ा देके छोड़ दिया जाएगा क्योंकि पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं है, ठीक है। दोनों को 1-1 साल की सज़ा दी जाएगी बस। सेम पुलिस फिर दूसरे कैदी के पास जाती है और उसके सामने भी सेम ऑप्शन रखती है, ठीक है, उसके सामने भी सेम ऑप्शन रखती है। अब दोनों कैदी की दुविधा है, दोनों कैदी की क्या है, ये दुविधा है, ये डिलेमा है कि वो कौन सा ऑप्शन जो है वो चूज़ करें। इन दोनों के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या बनता है कि अगर दोनों चुप रहते हैं, ठीक है, अगर दोनों चुप रहते हैं तो दोनों को 1-1 साल की सज़ा देकर छोड़ दिया जाएगा। ये दोनों का जो हाईएस्ट पे ऑफ है, ठीक है, दोनों का क्या है, ये 1-1 साल की सज़ा देके दोनों का क्या है, ये हाईएस्ट पे ऑफ है, ठीक है। अगर दोनों कॉपरेशन करते हैं, दोनों सहयोग करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में सहयोग करते हैं, तो इस केस में दोनों ही जीत सकते हैं, ठीक है, दोनों ही जीत सकते हैं। इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस तरीके से देखा जाए कि 2 कंट्री हैं, ठीक है, कंट्री ए है, कंट्री बी है, ठीक है। अब दोनों के बीच में क्या लगा है कि कंट्री ए जो है वो बी पर कभी भी हमला कर सकता है, कंट्री ए बी पर कभी भी हमला कर सकता है। इस तरीके से क्या होता है, कंट्री बी जो है अपने जो वेपन्स हैं, हथियार है, ठीक है, इनको बढ़ाई जाती है, ठीक है, इनको इंक्रीज़ करी जाती है इस डर से कि कहीं ए जो है इनके ऊपर हमला ना कर दे। सेम जो है बी को भी यही डर लगा रहता है कि कहीं बी जो है उसके ऊपर हमला ना कर दे, इससे वह भी जो है अपने जो हथियार है, अपने जो वेपन्स है उनको बढ़ाते रहते हैं इसी डर से कि कहीं दूसरी कंट्री उनके ऊपर हमला ना कर दे, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंट्रीज आपस में, ठीक है, कोऑपरेट करें, सहयोग करें, तो दोनों जो हैं इस दुविधा से बच सकते हैं। दोनों कोऑपरेट करें तो दोनों जो हैं इस संघर्ष से, ठीक है, इस दुविधा से, कैदी की जो दुविधा है, इस डिलेमा से निकल सकते हैं, ठीक है, दोनों शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं। तो ये हुआ प्रिजनर्स डिलेमा, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं चिकन गेम। अब नेक्स्ट क्या है, चिकन गेम। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चिकन गेम क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे एक ट्रैक पे 2 कार आ रही हैं, ठीक है, एक ही ट्रैक पे 2 कार बिल्कुल अपोजिट साइड में ऐसे आ रही हैं कि दोनों में से अगर किसी ने अपना रास्ता चेंज नहीं किया, ठीक है, दोनों में से किसी ने अगर अपना रास्ता चेंज नहीं किया तो दोनों के बीच में एक मास डिस्ट्रक्शन होगा और दोनों की जान जाना तय है, ठीक है। इस गेम में क्या होगा, दोनों की जान जाना वो निश्चित होता है। इसमें ऐसा नहीं कि एक जो जीतेगा या दूसरा हारेगा, ऐसा नहीं है। इस गेम में क्या है, दोनों का एक साथ मरना तय होता है, ठीक है, एक साथ जान जाना दोनों का इसमें निश्चित होता है। तो इस सिचुएशन को कभी भी कोई भी कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन को कोई भी कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्यूबा संकट के दौरान, ठीक है, क्यूबा संकट के दौरान जब यूएस और यूएसएसआर के बीच में ऐसी ही स्थिति आ गई थी, चिकन गेम की स्थिति आ गई थी, ठीक है, जहाँ पर न्यूक्लियर वॉर बस होने ही वाला था, बट ये वॉर जो है वो एंड वक्त पर वो टल गया, ठीक है, एंड वक्त पर ये वॉर टल गया और दोनों ही कंट्री जो है वो सरवाइव कर पाई। तो इस गेम में क्या होता है, इस गेम में विनिंग इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, जीतना इम्पॉर्टेंट इस गेम में नहीं होता। इस गेम में अपने आप को सरवाइव करना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, सर्वाइवल इस गेम में इम्पॉर्टेंट होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, ठीक है। तो हमने देखा प्रिजनर्स डिलेमा में कॉपरेशन मेन होता है, ठीक है, सहयोग मेन होता है। अगर वो सहयोग करते हैं दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ में तो वो
संकटपूर्ण स्थिति से निकल सकते हैं। चिकन गेम में क्या होता है, चिकन गेम में अपने आप को बचाना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, अपने आप को सरवाइव करना इम्पॉर्टेंट होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, ठीक है। तो ये हुआ चिकन गेम, ये हुआ प्रिजनर्स डिलेमा। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and also press the bell icon to get notified. Thank you so much.